नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं बेसिकली दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। एक तो है आरटीपीसीआर आरटीपीसीआर के बारे में, और दूसरा जो है स्पेसिफिक एंटीवायरल थेरेपी के बारे में। तो जो आरटीपीसीआर है ये एक बेसिक टेस्ट है। कई लोग कहते हैं कि जी हमें सिम्टम्स तो हैं, हमारे घर में एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट है तो नेचुरली वी आर ऑल्सो पॉजिटिव, तो आरटीपीसीआर कराने का तुक नहीं बनता अननेसेसरी, और फिर उसकी रिपोर्ट 2-3 दिन बाद आती है। तो इस सब के बावजूद, और कई बार नेगेटिव भी आ जाती है रिपोर्ट, वो सब ठीक है, अपनी जगह पे है। लेकिन अगर आपका आरटीपीसीआर टेस्ट हुआ है और वो पॉजिटिव है तो उससे हमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो पता चलती है वो है वायरल लोड। अगर आप वो मैंने पिछले वीडियोस में मैं बताया था कि वायरल लोड को हम कैसे आरटीपीसीआर से देखते हैं सीटी वैल्यू के बेस पे। तो अगर वहाँ यहाँ इस वीडियो में मैं उसके ऊपर दोबारा नहीं जाऊँगा तो वीडियो अननेसेसरी लंबा हो जाएगा। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि किस तरह से हम वायरल लोड को कर सकते हैं, उससे जज कर सकते हैं। एक एस्टिमेशन है डिपेंडिंग अपॉन द सीटी वैल्यू। तो अगर हमें आरटीपीसीआर में हमें ये लगता है कि वायरल लोड बहुत ज़्यादा है तो हमें और कॉशियस होना पड़ता है और कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि चांसेस हैं कि जो पेशेंट है जिसके अंदर वायरल लोड ज़्यादा है वो जल्दी मॉडरेट में चला जाए, मॉडरेट टू सीवियर में चला जाए, ऑक्सीजन की ज़रूरत जल्दी पड़ सकती है, आईसीयू की ज़रूरत जल्दी पड़ सकती है। नंबर 1। नंबर 2, ऐसे पेशेंट्स की, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी उस वीडियो में बताया था कि अगर जो है वायरल लोड ज़्यादा है तो जो ट्रांसमिसिबिलिटी है, इन्फेक्शन को ट्रांसमिट करने की जो कैपेसिटी है उस पेशेंट की बहुत ज़्यादा होती है, बहुत जल्दी ट्रांसमिट कर देगा वो पेशेंट इन्फेक्शन को। जबकि अगर वायरल लोड कम है तो वो जो इन्फेक्शन को स्प्रेड करने के जो उसकी टेंडेंसी है वो कंपैरेटिवली कम है। हालांकि स्प्रेड तो होगा लेकिन टेंडेंसी जो है वो कम रहेगी। तो ये दो चीज़ों को देखने के लिए हमें आरटीपीसीआर जो टेस्ट है, एक बेसिक टेस्ट है, सिंपल टेस्ट है, सस्ता टेस्ट है, तो उससे हमें बहुत सी ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अगर हम इसे मिस कर देते हैं, कल को सपोज ग्रेड 2 सिम्टम्स जो कि मॉडरेट डिजीज़ के सिम्टम्स है, रेस्पिरेटरी रेट 24 से ज़्यादा हो गया, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो गई, और सिम्टम्स आ गए, चेस्ट सिम्टम्स और ज़्यादा आ गए, तो फिर हमारे पास चारा नहीं बचता, फिर हमें एचआरसीटी की तरफ जाना पड़ता है। एचआरसीटी एक कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट है। देन कॉम्प्लिकेटेड तो इन द सेंस कि एक कॉस्टली टेस्ट है, प्लस इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ रेडिएशन अननेसेसरी, जिसे हम अवॉइड कर सकते हैं। तो रेडिएशन लेना जिसके कि लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, तो उसकी तरफ जाना पड़ सकता है, या फिर और जो महंगे टेस्ट की तरफ जाना पड़ सकता है। तो जब हमारे पास एक चीप अल्टरनेटिव, सिंपल अल्टरनेटिव है, सिंपल नेज़ल और थ्रोट स्वैब से जो टेस्ट हो सकता है, उसके लिए हम इतना ज़्यादा रेडिएशन लें या फिर जो है इन्वेजिव टेस्ट कोई कराएं या ब्लड टेस्ट करवाएं फिर करते फिरें, तो उससे जो है बच सकते हैं हम एक आरटीपीसीआर टेस्ट के करके। तो हमें काफ़ी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिल जाती है आरटीपीसीआर टेस्ट से। अब दूसरी चीज़ जो मैं आपसे, एक बहुत ही सीरियस जो इसके जो इम्प्लीकेशंस है वो हो सकते हैं इस चीज़ के, तो वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। मेरे पास बहुत सी क्वेरीज आती हैं, बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं कि जो स्पेसिफिक एंटीवायरल थेरेपी है, जैसे कि फेविपिरावीर और रेमडेसिविर, कि इसको लिया जाए। जैसे ही पेशेंट को दिखता है कि आरटीपीसीआर पॉजिटिव आ गया या सिम्टम्स आए, तो सोचते हैं हमें जी ये बहुत से जो है आपस में बातचीत करके लोगों में, और सोशल मीडिया पे भी बहुत फैला हुआ है, कई वीडियोस हैं, और कई वैसे भी लोग जो है सेल्फ स्टाइल डॉक्टर्स, कोई क्वैक्स, वो एकदम से जो है जो फेविफ्लू के नाम से, वो परिचित हैं। फेविपिरावीर तो थोड़ा डिफ़िकल्ट नाम हो जाता है, तो फेविफ्लू ले लें जी। अब इस चक्कर में जो ये दोनों दवाइयाँ हैं, फेविपिरावीर और रेमडेसिविर,
इनकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, और ब्लैक मार्केटिंग की तो एक अपनी जगह पे वो है, और उसके चलते जो फेक मेडिसिन बिक रही हैं मार्केट में, वो एक बहुत ही वरीसम चीज़ है। चलिए, ये भी एक सोशल प्रॉब्लम है, इसको भी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज़ नॉट आवर एम। मैं जो एक सीरियस इम्प्लीकेशंस है इस चीज़ की, उसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। एक तो इतने दिन से, इतने सालों से हमने एंटीबायोटिक्स का मिसयूज़ किया। एंटीबायोटिक मिसयूज़ का हमारे सामने रिज़ल्ट आ रहा है कि आज की डेट में जो सिंपल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होती हैं उसके लिए भी हमें हायर से हायर एंटीबायोटिक्स यूज़ करनी पड़ रही हैं। सिंपल एंटीबायोटिक से इन्फेक्शंस कंट्रोल नहीं हो पा रही हैं बिकॉज वी हैव यूज्ड एंटीबायोटिक्स इनडिस्क्रिमिनेटली। माइल्ड सी इन्फेक्शन हुई, थोड़ा सा खांसी हुई, जाकर के केमिस्ट की दुकान से एंटीबायोटिक ले लिया, या केमिस्ट से पूछ के ले लिया, या किसी क्वैक से पूछ के ले लिया, इनएडेक्वेट डोजेज में, इनएडेक्वेट ड्यूरेशन के लिए। तो ये सब जो है एंटीबायोटिक्स का हमने मिसयूज़ किया। तो जहाँ तक बैक्टीरिया की बात है, एंटीबायोटिक्स हमारे पास काफ़ी हैं। तो देर आर मैनी क्लासेस ऑफ एंटीबायोटिक्स, नैरो स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, बहुत सी एंटीबायोटिक्स हैं, बैक्टीरियासाइडल हैं, बैक्टीरियोस्टेटिक हैं, लेकिन एंटीवायरल ड्रग्स हमारे पास बहुत थोड़ी हैं। और उन एंटीवायरल ड्रग्स में से भी बहुत ही थोड़ी ऐसी दवाइयां हैं जो इस पर्टिकुलर कोविड के ऊपर इफ़ेक्टिव हैं। तो अगर हम इसे भी इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ करेंगे, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ यूज़ करेंगे, तो ये वायरस भी इन ड्रग्स से रेजिस्टेंट हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे? आज जो है, अगर हमारा डेथ रेट सपोज 2% कहते हैं कि 2% है, तो ये 10% तक जाने में देर नहीं लगेगी। बिकॉज जो सीवियर केसेस होंगे, आज की डेट में हम हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स में रेमडेसिविर यूज़ कर रहे हैं, या माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में फेविफ्लू यूज़ कर रहे हैं, तो ये दोनों भी यूज़लेस हो जाएंगी। तो फिर क्या करेंगे? सीवियर केसेस में कुछ भी नहीं होगा हमारे पास, और हम बिल्कुल हेल्पलेस हो जाएंगे पेशेंट को मरते हुए देखने के लिए। इसलिए प्लीज़ 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 इनका मिसयूज़ मत कीजिए। अभी रिसेंटली मेरे पास एक पेशेंट का फ़ोन आता है, कहते हैं सर हमने 10 पत्ते फेविफ्लू के ख़रीद लिए थे और अब सबको दे दें हम फेविफ्लू। तो ऐसे जो है एक मेंटल कंडीशन बन गई है कि फेविफ्लू यूज़ करने की, और ब्लैक मार्केटिंग तो हो ही रही है जैसा मैं पहले बताया, और उसके चक्कर में फेक भी मिल रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा वरी की जो चीज़ है वो है रेजिस्टेंस। सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है एंटीवायरल दवाइयाँ बनाने में, डेवलप करने में साइंटिस्ट को, वो ये है कि वायरसेस कैन नॉट बी ग्रोन इन कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया में वायरसेस को ग्रो नहीं कर सकते जैसे बैक्टीरिया को कर सकते हैं। बैक्टीरिया को एगर के ऊपर ग्रो कर दिया पेट्री डिश में, लैब में, और उसके ऊपर एंटीबायोटिक की स्टडीज़ कर सकते हैं कि ये एंटीबायोटिक के कितनी डोज में मारा जा रहा है, क्या नहीं, वो सब कर सकते हैं। लेकिन वायरसेस की स्टडीज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट है बिकॉज वायरसेस कैन नॉट ग्रो इन कल्चर मीडिया। उनको ग्रो करने के लिए सेल्स ही चाहिए। तो सेल्स के अंदर ही वायरस जो है वो जिंदा रह सकता है। बाहर तो वो जैसे हमारा पाउडर है, चीनी के क्रिस्टल्स हैं, वैसे है। सेल के बाहर जब है तो उसे मारना भी आसान है, उसे हैंडल करना भी आसान है। लेकिन सेल के अंदर जब चला जाएगा तो वो सेल के प्रोटेक्शन में है, सेल को डैमेज कर रहा है। सेल पहले हमें उसको मारने के लिए सेल को ही मारना पड़ेगा। कोई भी स्टडी हम वायरस के ऊपर इस तरह से नहीं कर सकते हैं। इसलिए डेवलपिंग एंटीवायरल ड्रग्स इज़ अ वेरी वेरी स्लो प्रोसेस। सो प्लीज़ इसके इस तरह से इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ मत कीजिए। दूसरी एक और चीज़, विटामिन ए, डी, जिंक, ये एक्सेस डोज भी मत लीजिए। तो ये जो फैट सोल्युबल विटामिन हैं, विटामिन ए और डी, ये अपने आप में इसी एक्सेसिव डोज जो है टॉक्सिक हो सकती है। जिंक के भी अपने
कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो विदाउट डॉक्टर्स एडवाइस आप कुछ भी मेडिसिन मत लीजिए। एंटीबायोटिक्स का रोल कंट्रोवर्शियल है, ठीक है, कोविड के ऊपर तो एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है, बट एक सेकेंडरी इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए एंटीबायोटिक्स आर प्रिस्क्राइब्ड, कि कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, और उसको भी आपके डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए। मैं देख रहा हूँ मेरे पास कई फ़ोन आते हैं कि लोग अपने आप ही जो है एजिथ्रोमाइसिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन दोनों साथ साथ ले रहे हैं। देयर इज़ नो रैशनल बिहाइंड दिस, ठीक है ना। और यहाँ तक कि कई लोग जो है स्टेरॉइड्स अपने आप ले रहे हैं। कहीं से किसी ने बोल दिया कि उसको हमारे पेशेंट को फला पेशेंट को ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसको ये डेक्सामेथासोन दिया था, डेक्सोना दिया था, वाइसोलोन दिया था, प्रेडनिसोलोन दिया था। तो नहीं, स्टेरॉइड्स का रोल कहाँ आता है? जहाँ पे मॉडरेट टू सीवियर डिजीज हो, एंड देयर इज, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, कोलेट्रल डैमेज हो, IL-6 लेवल बढ़ रहा हो, जिसके कारण जो वायरस और हमारे डिफेंस के बीच में जो लड़ाई है उसके जो कोलेट्रल डैमेज है लंग टिश्यूज़ में वो ज़्यादा हो रही हो, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा हो, उस टाइम पे उसका रोल आता है टू रिड्यूस दैट डैमेज इन द लंग्स। अगर हम एक्सेसिव स्टेरॉइड यूज़ करेंगे तो क्या होगा? इट विल रिड्यूस योर इम्यूनिटी, और उस इम्यूनिटी से क्या नुकसान होगा? वायरल इन्फेक्शंस, फंगल इन्फेक्शंस फल्मिनेंट हो जाएंगी और ज़्यादा फैल जाएंगी। इसलिए डोंट यूज स्टेरॉइड्स विदाउट योर डॉक्टर्स एडवाइस, डोंट यूज एंटीवायरल ड्रग्स विदाउट योर डॉक्टर्स एडवाइस। आपके डॉक्टर से सलाह कीजिए, डॉक्टर के साथ टच में रहिए, अपने आप डॉक्टर मत बनिए। आपकी जो लाइफ है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रॉपर एडवाइस लीजिए, उसके बाद ट्रीट कीजिए अपने पेशेंट को। ऑक्सीजन की कब ज़रूरत है? ऑक्सीजन का क्राइसिस चल ही रहा है, तो अननेसेसरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स की तरफ मत भागिए, इट विल फर्दर एनहेंस द क्राइसिस। अगर ज़रूरत है तो डेफिनेटली, अगर इस तरह से आप रैशनली यूज़ करेंगे तो सबके लिए अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसमें कि एंटीसिपेशन में स्टोर कर लें, पहले सिलेंडर ले लें, बाद में मिले ना मिले, उसके कारण ये सब क्राइसिस बन जाएगा और ज़्यादा। तो अगर आपका कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आई ट्राई टू रिप्लाई, आई ट्राई टू रिवर्ट बैक टू यू। लेकिन आपका जो ट्रीटिंग फिजिशियन है, आपका जो डॉक्टर जिससे आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, रिमेन इन टच विद हिम और हर। ही और शी इज़ द बेस्ट गाइड बिकॉज ही और शी नोज द कंडीशन ऑफ योर पेशेंट। तो विश यू अ स्पीडी रिकवरी। तो अगर मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपके किसी काम की हो तो इसे आगे वो पास ऑन कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिल सके। शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि आपकी लाइक ही मेरे लिए एनकरेजमेंट है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए अगर अब तक नहीं किया है, ताकि आपको और वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशंस मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।